हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय बिगेस्ट इंट्राडे लॉसेस इन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 3 साल ट्रेड करने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे लर्निंग्स भी मिले। सो इन लॉसेस को, जो भी बड़े लॉसेस हुए आज तक बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड किया इंट्राडे में, उसको आज डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैं पहले से ही आपको बताता आया हूँ कि मैं मार्केट एनालिसिस से ज़्यादा मैं अपने ट्रेडिंग डाटा के एनालिसिस में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता चलती है और उस पर फिर मैं एक्टिवली वर्क कर पाता हूँ। और ये चीज़ मैं बहुत लोगों को समझाता भी हूँ कि जब तक आप एक साइकोलॉजी नहीं बिल्ड करोगे, विनिंग साइकोलॉजी आपको एक बिल्ड करना होगा, उसके बाद ही हो सकता है आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। अदरवाइज आप इवन अगर मार्केट एनालिसिस कुछ इंडिकेटर्स या फिर फंडामेंटल्स के मदद से आप सीख भी ले, तो हो सकता है फिर आपके मैनेजमेंट ख़राब हो या फिर आपका साइकोलॉजी वैसा बिल्डअप ना हो जिसके वजह से आपके बार बार लॉसेस हो, या फिर बार बार प्रॉफिट होने के बाद फिर आप ब्रेक इवन पे आएँ या फिर इवन लॉस में चले जाए। तो वो सारे चीज़ दिक्कतें आती हैं जब तक एक विनिंग साइकोलॉजी नहीं बिल्ड होती है। इसीलिए आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके ट्रेडिंग डाटा से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उस पर फिर एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में बन पाओगे। तो जो भी मेरे बिगेस्ट लॉसेस हुए, 1 लाख से ज़्यादा जितने भी लॉसेस है, मैं उसका ट्रैक रखता हूँ हमेशा, और किस मार्केट कंडीशंस में हो रहा है वो, उस चीज़ का भी मैं डाटा रखता हूँ। और वो चीज़ आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी 2022 मई से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और अब तक के जितने भी बड़े लॉसेस हुए, 1 लाख से ज़्यादा का लॉसेस को मैं बड़ा ही लॉस कंसीडर करता हूँ 5 से 6 लाख के कैपिटल पे। तो जो भी लॉसेस हुए हैं उसमें कोई सेम की बात नहीं है, सबके लॉसेस होते हैं बड़े। और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आपके लॉसेस तुरंत एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि आपके क्वांटिटी हाइज रहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर परसेंटेज वाली बात करेंगे कि 2 से 3% अगर केवल लॉस हो, यहाँ पे वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बड़े लॉसेस होते हैं ट्रेडर्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर, आप देखेंगे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, 4 बड़े लॉसेस यहाँ पे हुए थे मेरे। अक्टूबर मंथ्स में आप देखेंगे बैक टू बैक यहाँ 12-14 यहाँ पे देखेंगे कि 2 बड़े लॉसेस हुए हैं। यहाँ पे दिसंबर में आप देखेंगे एक बड़ा लॉस हुआ है, और मार्च में यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा लॉस हुआ है। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की पहले बात करें, यहाँ पे अगर चार्ट्स पे देखेंगे अक्टूबर 12 और अक्टूबर 14 का मार्केट, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा किस मार्केट में यहाँ पे मैंने लॉस किया है और कैसे वो लॉसेस हुए हैं, क्या मेरी गलतियाँ रही हैं उसमें। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। और यही मेरा फोकस भी था ये चैनल क्रिएट करने का, या फिर आपको लर्निंग देने का। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसको आपके सामने लाऊं, ताकि आपको जो मेरी मिस्टेक्स है वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, इवन जो मेरे स्ट्रेंथ है वहाँ से भी आपको सीखने को मिले। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 12 अक्टूबर का मार्केट में आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर का ये मार्केट था, यहाँ पे जो 1 लाख से ज़्यादा मेरा लॉस हुआ था। तो वीक्स अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे ऐसे मार्केट में, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 उस समय वीक्स था जो 12 और 14 अक्टूबर के मार्केट थे। और यहाँ पे मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके हमेशा रखता हूँ इसको, ताकि मुझे याद रहे, या फिर मैं जब इस पीपीटी को खोलूँ तो मुझे पता रहे कि कहाँ पे किस कैसे मार्केट में मेरे लॉसेस हुए हैं प्रीवियसली, और वहाँ से हो सकता है कोशिश करूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसे मार्केट में मैं ये लॉसेस अवॉइड कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर देखेंगे यहाँ 12 अक्टूबर का ओपन होने के साथ ही यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशंस था। और ये चीज़ मैं अभी ज़्यादा बेटर समझ पाया हूँ कि जब भी मार्केट में एक रेंज क्रिएटेड हो तो सकता है मार्केट में सेलर्स आपको ट्रैप करे, खासकर जब हाई वीक्स हो वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे रिवर्सल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे ट्रैप जोन क्रिएट हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा स्विंग क्रिएटेड था 2 दिन पहले का ही, इसी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट दिन मार्केट साइडवेज रहा एक स्विंगी नेचर के साथ। और यहाँ पे जो 12 अक्टूबर का मार्केट था जहाँ पे बड़ा लॉस हुआ है, उस दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज ही रहा था। लास्ट आवर में एक थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे रिपीटेड यहाँ पे मिस्टेक्स हुए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में अभी भी मुझे याद है कि यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, इस जोन में मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है एक अच्छा ब्रेकआउट दे, और ऊपर की तरफ जैसे ही निकलता है यहाँ पे मैं बड़ा क्वांटिटी में एंट्री लूँगा। यहाँ पे जैसे ही ये मार्केट बड़े यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इस कंसोलिडेशन के बाद से, यहाँ पे मैं बड़ा क्वांटिटी में एंट्री लिया था और वह साफ रिवर्सल में फिर लॉसेस हुए। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ये गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बायर करते हैं कि एक तरफ जैसे ही बड़ा लॉस हो तुरंत यहाँ पे पुट साइड एक व्यू बन जाता है कि यहाँ से मार्केट फेल हुआ है और आज का ओपनिंग भी ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें अच्छा एक नीचे की साइड अभी ट्रेड मिल जाए। यहाँ पे जैसे मैंने पुट लिया था यहाँ पे अगेन लॉस हुआ था और ये पाइलअप हो गया था लॉस। यहाँ पे 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि पुट और कॉल दिखा के यहाँ पे लॉसेस हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है जब विक्स हाई रहता है, तो मार्केट को अगर साइडवेज रहना होता है तो एक स्विंग में चलता है वो, और उस स्विंग के चलते आपको बार बार लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलने वाला है
और वहाँ पे आपके लॉसेस एक्सीड कर जाते हैं। तो ऐसे जोन में आप एक ही तरीके से बच सकते हैं कि यहाँ पे आपके क्वांटिटीज़ छोटे रहने चाहिए, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दूर थे। उस समय ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं समझ आती थी कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ या फिर जैसे मार्केट कैंडल्स मूवमेंट कर रहे थे वैसे मैं ट्रेड लेता था उस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस लेना पड़ा था। अभी आप देखेंगे कि मैं कई जगह एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ है। तो यहाँ बीच में अगर कहीं रेंज एक क्रिएट होता है तो वहाँ पे हमें क्वांटिटी छोटा रखना चाहिए या फिर रिस्क छोटा लेना चाहिए, ताकि इस जोन में अगर छोटे प्रॉफिट एंड लॉस हो तो वो चले, लेकिन यहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जब एक्चुअल ब्रेकआउट्स मिलेंगे तो फिर वो हमारे रिकवरी में चले जाएंगे। और इसी वजह से अक्टूबर का मंथ भी मेरा निगेटिव ही रहा था। ये चीज़ मैंने अपने PNL वाली वीडियोस में भी बताया है कई बार कि मेरा जो अक्टूबर का मंथ था 2022 का वो मेरा निगेटिव में रहा था। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो था 14 अक्टूबर का, सेम आप देखेंगे यहाँ पे होता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक बार ऑप्शन बायर का बड़ा लॉस हो जाता है तो वो हमेशा ढूंढता है कि यहाँ पे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे हम ट्रेड ले पाएँ। और एक्चुअली ये जोन एक बहुत दिन से क्रिएटेड था मार्केट में, यहाँ पे 3-4 दिन से। और जैसे ही एक बड़ा गैप अप हुआ था वहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आज मार्केट में स्ट्रेंथ है और वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ दिखाए तो हमें अच्छा ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिले। इसी एक्सपेक्टेशन से यहाँ 800 पॉइंट गैप अप के बाद भी मैं ऊपर के ट्रेड्स ढूंढा था उस दिन। और मुझे याद है कि अभी भी मैं बहुत देर तक होल्ड करके रखा था यहाँ पे इस ट्रेड में। जैसे ही यहाँ पे एक रिवर्सल आया था और ये जो सेलिंग डिफाई हुआ था यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था और उसके बाद से कुछ एवरेजिंग भी किया था, जिसके वजह से जब ये शार्पली यहाँ पे रिवर्स हुआ था मार्केट, यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस लेना पड़ा था। तो बहुत सारे दिन ऐसा होता है कि जब बड़ा गैप अप हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो वहाँ से मैंने एक लर्निंग लिया था कि जब भी बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑप्शन बायर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर प्रीमियम्स उतने अच्छे से मूव नहीं करते हैं या फिर मार्केट में ऑलरेडी एक बाइंग हो चुकी है, उसके बाद से ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फर्दर कंटिन्यू हो उस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ काफ़ी लेट से सीखने को मिला, लेकिन यही होता है कि मार्केट में अब नए रहते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और उसके बेसिस पे आप जाके आगे फिल्टर करते हैं तो आपको पता चलती है क्या आपने गलतियाँ की हैं। अभी के वीडियोज़ में मैंने हमेशा आपको यही सिखाया है कि जब भी बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो आप ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में ना जाइए या फिर छोटे ट्रेड्स लीजिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है फिर रिवर्सल्स में लॉस हो, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग में भी अगर कंटिन्यूएशन हो जाता है यहाँ पे तो हो सकता है फिर आपको लॉस लेना पड़े। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोटे क्वान्टिटी में ट्रेड लेना चाहिए। और यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ था दिसंबर के मंथ में। देखेंगे आप यहाँ पे 12 दिसंबर को एक बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद से अगर मार्केट में अगर देखें उस दिन का मार्केट, तो यहाँ पे अगर मैं 12 दिसंबर का मार्केट आपको दिखाऊं तो ये एक मार्केट था। यहाँ पे एक रेंज क्रिएटेड था मार्केट में पहले से ही, और मार्केट जैसे ही नीचे गया था यहाँ से एक बाइंग आया था। यहाँ इस जोन में मैं प्रॉफिट में था, मुझे अभी भी याद है यहाँ पे इस जोन में मैं प्रॉफिट में था क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आया था मार्केट में। लेकिन उसके बाद से मुझे फर्दर कंटिन्यूएशन था यहाँ पे, जैसे ही कंसोलिडेट किया मार्केट यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से फर्दर यहाँ से ये ब्रेक करेगा, और इसी वजह से एक प्रॉफिट होने के बाद भी एक्स्ट्रा ग्रीडी बना यहाँ पे और रिवर्सल्स में मुझे कई बार लॉसेस लेने पड़े। और उसके बाद से एक बार क्या होता है कि एक आप प्रॉफिट देख चुके होते हो, जैसे ही वो कम होता है प्रॉफिट तो बार बार आप चाहते हो कि पहले के जो प्रॉफिट्स थे वो एटलीस्ट हमारे गेन हो जाए। यहाँ पे उसके चक्कर में आपको 2-3 लॉसेस ले लेते हैं और उसके बाद से वो पाइल अप होने लगता है लॉस। एक बार आप नेगेटिव में जैसे ही जाते हैं फिर आपको याद आता है कि आप पॉजिटिव में थे और यहाँ से आप रिवेंज चालू करते हो। जैसे ही आपको मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाता है तुरंत आप एंट्री लेते हो, फिर वहाँ से 30-40 पॉइंट के एसएल्स बुक करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और बार बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ब्रेक कर देगा ये लेवल, लेकिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गए और यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए मैंने, ओवर ट्रेडिंग किए, जिसके वजह से यहाँ पे लॉसेस हुआ। आप देखेंगे जैसे ही एक अच्छा हैमर या फिर स्ट्रेंथ वाले कैंडल बन रहे थे वहाँ से शार्पली रिवर्स हो रहा था मार्केट, और यहाँ पे पुट साइड भी मार्केट नहीं आ रहा था, तो कॉल साइड यहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस हुए थे मेरे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेशन बना लिया मार्केट में कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा वो यहाँ पे नहीं हुआ, जिसके वजह से मेरे लॉसेस एक्सीड किए। सो मल्टीपल रीजन्स ऐसे रहते हैं। न्यू अगर कोई भी आता है ये सब चीज़ें फेस करता है नया एक ट्रेडर, तो वहाँ पे मेरे साथ भी कुछ नया नहीं हुआ, ये चीज़ मैं फेस कर रहा था यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहता है, या फिर आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट ऐसा शो करता है आप पहले से अलर्ट रहते हो। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर का बड़ा लॉस था वो 13 मार्च के हुआ था यहाँ पे। और 13 मार्च का अगर मैं मार्केट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो
ये एक मार्केट था 13 मार्च का। यहाँ पे आप देखेंगे वीक्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ज़्यादा कुछ वीक्स था नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे विक्स अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 ही था उस समय। और यहाँ पे अगर मार्केट देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। आप अगर एज एन ऑप्शन बायर अभी अभी इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस मार्केट में कोई कैसे लॉस कर सकता है, क्योंकि ये तो एक डायरेक्शनल मार्केट है और यहाँ पे तो ऑप्शन बायर को एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहिए था पुट साइड ट्रेड लेके। लेकिन एक्चुअली उस समय ये हुआ था कि यहाँ पे आप देखेंगे बीच में ये 40,000 का लेवल है, ये मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट दिख रहा था। और ये बार बार एक्सपेक्टेशन हो जाता है मार्केट में कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी 600-500 पॉइंट गिर चुका है, और कितना मार्केट गिरेगा, हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड में फिर बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं लोगों को। एक्जैक्टली मेरे साथ भी यहाँ पे यही हुआ था। जैसे यहाँ पे 40,000 पे मार्केट आया था, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट में था, लेकिन यहाँ से मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा था और यहाँ पे लगा मुझे यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा 300 पॉइंट का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट देखेंगे यहाँ पे शार्पली फिर से गिरा और ज़्यादा गिरा। यहाँ पे जितने कॉल साइड मैंने ट्रेड लिए यहाँ पे ट्रैप हुआ मैं, और वो लॉस में ही कन्वर्ट हुआ। एक एवरेजिंग करने के चक्कर में और लॉस पाइलअप हुआ था यहाँ पे, और इस दिन भी पूरा बड़ा लॉस लेना पड़ा। तो ये कई बार होगा कि आपको डायरेक्शनल मार्केट में भी बड़े लॉसेस हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो या फिर आपका टेम्परामेंट सही नहीं है ऐसे दिन, तो हो सकता है आपके लॉसेस फिर बड़े हो जाए, क्योंकि आप बार बार मार्केट में ईगो अपना ले आते हो कि यहाँ से मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए, मार्केट ऑलरेडी 600-700 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट आना चाहिए। और उसके चक्कर में ऑप्शन बाइंग में बहुत बार लॉसेस होते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही फेस किया, लेकिन उस दिन ये लॉसेस एक्सीड हुए थे मेरे, क्योंकि यहाँ पे जो शार्पली मार्केट फिर से नीचे गिरा था, इसमें एक बड़ा लॉस यहाँ पे लेना पड़ा था। सो 2022-23 में आप देखेंगे ये बड़े लॉसेस थे, जो 4 बड़े लॉसेस थे इस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट इंप्रूव हुआ था। ये चीज़ मैंने अपने वेरीफाइड पीएनएल वाले पार्ट में भी दिखाया था, लेकिन बड़े लॉसेस भी बहुत सारे मैंने लेने पड़े थे। अगर 2023 का बात करें तो समय मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था, यहाँ पे 2,44,000 का अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ था। और ये चीज़ मैंने अपने जो पॉडकास्ट वाला वीडियो है उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन किया था कि एक दिन में मेरा ये सबसे बड़ा इंट्राडे का लॉस था। 2.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली लॉस हुआ था। 18 मई का मार्केट था। आप यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट, सो 18 मई का मार्केट था। यहाँ पे मार्केट में एक प्रीवियसली एक बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ था, उसके बाद से मार्केट एक यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, और यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मार्केट शार्पली यहाँ पे था और मैंने अर्ली एंट्री ले लिया था। और ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में कुछ दिन पहले ही ये मेंशन किया था कि जब भी मार्केट में अगर आप जल्दी एंट्री ले रहे हो, पहले ही 1-2 मिनट में एंट्री ले रहे हो, तो वहाँ पे मेक श्योर करिए कि वहाँ पे आपका क्वांटिटी छोटा रहे, क्योंकि शुरुआती 10-15 मिनट में बहुत ही शार्प मोमेंटम होते हैं, और वो अगर वहाँ पे आपका अगर मोमेंटम अपोजिट चला गया तो हो सकता है वहाँ लॉसेस एक्सीड कर जाए। लेकिन उस समय ये चीज़ें थोड़ा कम पता रहती थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मैंने कुछ ही सेकेंड में एक पुट का ट्रेड लिया था, और यहाँ पे फिर शार्पली जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ था, मुझे एक बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने कॉल साइड भी ट्रेड लिया, और कॉल साइड में भी वो चीज़ फेल हुआ, और यहाँ पे पुट और कॉल दोनों जगह में ट्रैप हुआ था इनिशियल आवर में ही, और यहाँ पे ही बड़ा लॉस मेरा हो गया था। उसके बाद से आप देखेंगे ये स्विंगी नेचर था मार्केट का उस दिन, और जैसे ही मैं ब्रेकआउट्स के लिए यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया था, 2-3 बार और लॉसेस हुए यहाँ पे। फिर यहाँ पे लॉस ऑलरेडी पाइलअप हो चुका था। इसके बाद से आप कहा जाता है कि रिवेंज ट्रेडिंग आप कितना करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लॉस ऑलरेडी ले चुके हो, और जब भी मार्केट में अब साफ मोमेंटम्स दिखते हैं, डेफिनेटली आप उसको रिकवर करने के लिए बड़े क्वांटिटीज़ में जाते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्टर्ब कैंडल, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इससे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ऑप्शन बायर को, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। एक अच्छा कॉल साइड यहाँ पे जा रहा था मार्केट, और यहाँ से शार्पली रिवर्स हुआ था मार्केट। फिर मैंने पुट साइड एंट्री लिया था, और पुट साइड भी शार्पली यहाँ पे ट्रैप हो गया था। तो यहाँ पे एक बड़ा लॉस फिर से लेना पड़ा, जिसके वजह से आप देखेंगे जो लॉसेस के रेंज रहते थे प्रीवियसली, वो 1 से 1.5 लाख के बीच में जो रहता था, वो यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में था। और यहाँ पे जैसे ये डिस्टर्ब कैंडल बना, उसके बाद से ये लॉस और ज़्यादा पाइलअप हो गया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा एक बार आपका बड़ा लॉस हो जाए तो कोशिश करना चाहिए वहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको एंड करना है वो चीज़। लेकिन अगर इवन आप अगर ट्रेड लेते भी हो, तो अगर ऐसे कैंडल बन जाए, वहाँ के बाद से आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये चीज़ मैंने बाद में कई बार ये रियलाइज़ किया कि जब भी डिस्टर्ब कैंडल बनते हैं, तो आने वाले कुछ मिनट्स में आप देखेंगे कि कैंडल्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में एक
कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका रहता है, उसके वजह से आपको कहीं भी एक डायरेक्शनल मूव जल्दी नहीं मिलता है। और उसके बाद से जो लॉस पाइलअप हुए उसके वजह से यहाँ पे जो उस समय का सबसे बड़ा लॉस मेरे लिए था उस कैरियर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,44,000 का एक दिन में लॉस हुआ था। ऑलमोस्ट 50% मेरा जो कैपिटल था वो ड्रॉ डाउन हो गया था। तो यहाँ पे ये एक बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद से स्लो एंड स्टडी मैंने यहाँ पे रिकवर करना चालू किया था, वो फेज़ भी मैंने अपने पॉडकास्ट वाले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे देखेंगे मई के बाद से अक्टूबर 16 को जाके एक बड़ा लॉस हुआ था। इसके बीच में मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक डिसिप्लिन दिखाया था, स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ा था और वहाँ पे लॉसेस भी मेरे रिकवर हुए थे और अच्छे प्रॉफिट्स भी आए थे। उसके बाद से आप देखेंगे 16 अक्टूबर को 1 लाख से ज़्यादा का जो नेक्स्ट लॉस हुआ है उसका अगर मार्केट देखेंगे यहाँ पे 16 अक्टूबर का, यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्सल या फिर वीक वाले कैंडल दिख रहे होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे और यहाँ पे वो लॉसेस हुए थे, क्योंकि उसके पहले आप देख सकते हैं एक डायरेक्शनल सेलिंग आई थी और उसके बाद से यहाँ पे सापली कई जगह मार्केट रिवर्स कर रहा था, जहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था प्रीमियम पे, वहाँ पे सापली रिवर्स हो रहे थे। यहाँ पे एक डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक डिस्टर्ब कैंडल क्रिएट हुआ। जैसे 3-4 बार एक ही मिस्टेक्स आपसे रिपीट होते हैं, देन वहाँ पे आपके वो नोटिस में आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि डिस्टर्ब कैंडल की वजह से मेरा लॉस हुआ था और यहाँ पे भी देखेंगे कि डिस्टर्ब कैंडल की वजह से लॉसेस हुआ था। तो ये चीज़ कई बार आपको नोटिस में आता है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न या फिर पर्टिकुलर रीजन के वजह से आपके लॉसेस अगर हो रहे हैं तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन वो आपको दिमाग में रहना चाहिए या फिर आपके एनालिसिस में वो रहना चाहिए कि ऐसे जगह मेरे लॉसेस हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जब भी डिस्टर्ब कैंडल होता है तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ उसके बाद से ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि फिर वहाँ पे मार्केट ज़्यादातर ट्रैप करता है और वहाँ पे बड़े लॉसेस की तरफ टेम्प्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 16 अक्टूबर के दिन एक बड़ा लॉस हुआ था और यहाँ पे फिर मैंने ट्रेडिंग रोक भी दिया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो बड़े क्वांटिटीज़ में मैंने ट्रेड लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, इसके वजह से यहाँ पे बड़ा एक लॉस भी लेना पड़ा था। तो उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट बड़ा लॉस आपको दिखेगा जनवरी के मंथ में दिखेगा। और जनवरी वन ऑफ द वर्स्ट मंथ जो रहा है मेरे ट्रेडिंग कैरियर का। जनवरी फैब ऐसा मंथ था जहाँ पे मैं थोड़ा और भी रीजंस के वजह से यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन ट्रेडिंग में खासकर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके लॉसेस दिखेंगे। 4 बड़े लॉसेस जनवरी के मंथ में रहे। हाँ, ये एक चीज़ था कि जैसे लॉस होता था उस समय विक्स थोड़ा फेवरेबल था या फिर प्रीमियम्स में मूवमेंट काफ़ी तेज़ थे, तो कुछ लॉसेस रिकवर हुए, फिर वहाँ पे लॉसेस हुए, फिर यहाँ पे रिकवर हुए, ऐसे चलता रहा। तो मुझे पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी लॉसेस रहे उसके बीच बीच में कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी रहे, उसके वजह से यहाँ पे वो मंथ सेव हुआ था। निगेटिव में ही ये मंथ गया था और जो मंथ मेरा निगेटिव में गया यहाँ पे रेड में आप हाईलाइटेड कर दिया हूँ मैं। अक्टूबर का मंथ निगेटिव में रहा था, मई का मंथ 2023 निगेटिव में रहा था और जनवरी का मंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी निगेटिव में रहा था। लेकिन एक टाइम पे ये लॉस बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ रिकवरीज भी हुए और कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी रहे। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ये काफ़ी डिस्टर्ब मंथ रहा मेरे लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है कि एक ही मंथ में 4 आप बड़े लॉसेस कर रहे हैं एज ऑप्शन बायर, और वो भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस। यहाँ पे 5 से 6 लाख के कैपिटल के लिए ये लॉसेस सबसे बड़ा था। और 2 जनवरी को सबसे बड़ा आज तक का जो मेरा लॉस रहा है 2,86,000 का, यहाँ पे वो हुआ था। और यहाँ पे अगर मार्केट आपको दिखाऊं, अगर 2 जनवरी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था और उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था यहाँ पे, और उसके बाद से मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गया था। तो यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे मैं एक बार ट्रैप हुआ। उसके बाद से पुट साइड आप देखेंगे जैसे ही एक शार्प मोमेंटम आया था, वहाँ पे ये आपको छोटे कैंडल्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सल्स काफ़ी तेज हुए थे प्रीमियम्स पे, जिसके वजह से यहाँ पे भी मुझे लॉस में ही ये बुक करना पड़ा था, क्योंकि इसके बाद से आप रुक नहीं सकते। आप एक बार अगर 70-80 पॉइंट प्रीमियम गल जाता है तो उसके बाद से रुकना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, भले ही बाद में मार्केट आपके डायरेक्शन भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे आप एग्जिट ले ही लेते हो, क्योंकि यहाँ पे तक आपके लॉसेस एक्सीड कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक लेट एंट्री लिया था, उसके बाद से यहाँ पे शार्प रिवर्सल्स में लॉस बुक करना पड़ा था। उसके बाद से आप देखेंगे जैसे ही कुछ पुट साइड ट्रेड्स दिखे, वहाँ पे कंप्लीटली शार्पली रिवर्सल्स हुए, जिसके वजह से यहाँ पे लॉस कई सारे लेने पड़े थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस लेने पड़े। डिस्टर्ब कैंडल भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे डिस्टर्ब कैंडल दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे दिन में डिस्टर्ब कैंडल रहे हैं। यहाँ पे फर्दर एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है,
तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा, लेकिन जैसे जैसे ये रिवर्सल्स होता गया यहाँ पे प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे और यहाँ पे लॉसेस पाइल अप होते गए मेरे, और एक टाइम पे ये लॉस इतने ज़्यादा हो गए जाते हैं कि फिर आपको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं दिखता है, फिर आप बार बार बड़े क्वांटिटी में ओवर ट्रेड करते हो और वहाँ पे वो लॉस एक्सीड करते हैं। तो एक अच्छा ट्रेडिंग करने के बाद 6-7 महीना बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में यहाँ पे कम्प्लीटली हैफाजार्डलेस आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब ट्रेडिंग मैंने किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रेडिंग किया, उसके बाद से 3 जनवरी को रिवेंज ट्रेडिंग में और लॉसेस हुए यहाँ पे, और ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे कैपिटल जो था 70% to 80% यहाँ मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया था। और यहाँ से फिर मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर से जब ट्रेड कर रहा था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो फेज़, फिर लाना उस कैपिटल को मैचअप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए बीच में, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर 16 जैन को फिर से एक बड़ा लॉस हो गया था। तो 16 जैन का अगर मैं मार्केट दिखाऊँ आपको, 3 तारीख को भी आप देखेंगे मार्केट ऐसे ही रहा था और यहाँ पे एक स्विंगी नेचर मार्केट शो किया था, उसके बाद से साफ रिवर्सल्स यहाँ पे ट्रैप कर रहा था, कॉल साइड यहाँ पे ट्रैप किया, फिर पुट साइड ट्रैप किया। तो यहाँ पे मार्केट 3 तारीख को भी एक बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद से अगर 16 को आप देखेंगे यहाँ पे 16 को एक साइडवेज मार्केट में यहाँ पे फिर से लॉस हुआ था बड़ा, क्योंकि ये मार्केट में जैसे ही साइडवेज जोन में जाता है यहाँ पे उसके पहले देखेंगे मार्केट एक साइडवेज जोन क्रिएट किया था, और जैसे ही ये ब्रेक कर रहे थे ये स्विंग्स यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में ट्रेड लेने की वजह से यहाँ पे सापली रिवर्सल्स में वो लॉसेस हो रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से दिन में कंसोलिडेट किया है मार्केट, और जैसे यहाँ पे ब्रेक किया वहाँ से सापली रिवर्स होता है। ये एक बड़ा लॉस मुझे लेना पड़ा था, क्योंकि दिन में आपके छोटे छोटे लॉसेस रहते हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली आप बड़े क्वांटिटी में वहाँ पे जाते हो, और वहाँ पे अगर वो चीज़ आपके अगेंस्ट चला जाए तो यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बड़ा लॉस का दिन रहा 16 को, और 29 को आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे बड़ा जो नेक्स्ट लॉस हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 तारीख को भी एक यहाँ पे देखेंगे डिस्टर्ब कैंडल बने थे बहुत सारे, उसके वजह से यहाँ पे लॉसेस फिर से एक्सीड हुए थे, क्योंकि बहुत सारे मंथ में ऑलरेडी लॉसेस थे। तो आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलता है आप थोड़ा रिकवर करने का सोचते हो वहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा यहाँ कॉल साइड एक प्रॉफिट हुआ भी था तो यहाँ पे फिर से वो लॉस में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पुट साइड जैसे ये ब्रेक किया था स्विंग यहाँ पे सापली रिवर्सल में यहाँ पे ट्रैप हुआ था मैं, उसके बाद से कई सारे ट्रैप हुए साइडवेज जोन में। इस जो ये जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऐसे जोन में ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब मार्केट एक फर्स्ट 2-3 घंटे अच्छा मूव किया हो और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज हो जाए यहाँ पे और प्रीमियम में फ्लक्चुएशंस हो, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको यही एक्सपेक्टेशन रहा है कि मार्केट एक अच्छा आज मूव किया है और हो सकता है मार्केट आइदर नीचे की तरफ अच्छा मूव दिखाए या फिर ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिखाए। उसी एक्सपेक्टेशन में कई सारे लॉसेस हो जाते हैं या फिर कई सारे रिवर्सल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे जो स्विंग्स क्रिएटेड थे यहाँ पे ब्रेक हुआ था और उसके बाद से एक कंप्लीट शार्प रिवर्सल हो गए थे, तो इसके वजह से यहाँ पे लॉसेस फिर से पाइल अप हो गया था और आप देखेंगे 29 तारीख को भी बड़ा लॉस हुआ था। नेक्स्ट जो है 5 फेब, यहाँ पे भी बड़ा एक लॉस लेना पड़ा था आपको। अगर मैं दिखाऊं 5 फेब का मार्केट, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मार्केट था और एक साइडवेज मार्केट था। तो फ्लक्चुएटिंग साइडवेज मार्केट में हमेशा ऑप्शन बायर को दिक्कत होता है और यहाँ पे कई सारे आपको देखेंगे रेड ग्रीन मतलब कहीं भी मार्केट डायरेक्शन नहीं ले पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था यहाँ पे इस दिन मार्केट, और यहाँ पे इसी वजह से लॉस पाइलअप हो गए थे। और जैसे ही आपके लॉस पाइलअप हो जाते हैं आप फिर टेम्परामेंट अपना ख़राब कर लेते हो या फिर अपना पैसेंस लूज कर लेते हो और छोटे छोटे ब्रेकआउट्स पे जैसे ही आप एंट्री लेने जाते हो वहाँ पे रिवर्सल्स में फिर आपके लॉसेस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी जितना भी मैंने अभी देखा है कि मेरे जो वीकनेसेस रहे हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी बड़े लॉसेस किए हों, या तो वो आइदर साइडवेज मार्केट में रहे या फिर स्विंगी साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लॉसेस रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे लॉसेस रहे हैं अभी तक। एक आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मार्केट जो डायरेक्शनली धीरे धीरे नीचे आ रहा था वहाँ पे आपको एक लॉस दिखा था बड़ा। उसके अलावा आप देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं जो साइडवेज मार्केट या फिर डिस्टर्ब कैंडल जहाँ ज़्यादा बनते हैं वैसे मार्केट में ज़्यादा मेरे लॉसेस रहे हैं अभी तक के। तो वो चीज़ मैं कोशिश करता हूँ अभी मैं अवॉइड करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली उस पर अचीव कर लिया हूँ कि ये चीज़ मुझसे अभी नहीं होती है। कई बार अभी भी मेरे एनालिसिस वीडियो में आप देखते होंगे कि साइडवेज मार्केट में मेरे लॉसेस एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश रहता है कि ऐसे मार्केट में अवॉइड किया जाए या फिर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर वर्क किया जाए, क्वांटिटी छोटा रखा जाए एक पर्टिकुलर लॉस के बाद, जिसके वजह से जो ओवरऑल लॉसेस हैं वो यहाँ पे मेंटेन रहे या फिर लिमिट में रहे। उसके बाद आप देखेंगे 2024 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक
बाय गॉड ग्रेस अभी तक कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ 1 लाख से ज़्यादा। तो वो चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड भी किया हूँ या फिर थोड़ा रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जितने हाई रिस्क लेते हो, जितने आप बड़े प्रॉफिट्स के पीछे जाते हो सकता है कि आपके फिर लॉसेस भी उतने ही बड़े आपको दिखे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा फोकस यही है कि जो मेरे बड़े लॉसेस रहते हैं उसको थोड़ा मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 4 या फिर यहाँ पे आप देखेंगे 7 बड़े लॉसेस एक फाइनेंशियल ईयर में, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा टारगेट जो था, आपको मैंने पहले बताया था कुछ मेरे टारगेट्स रहते हैं बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, उसको मैं जब तक अचीव नहीं करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कैपिटल फिक्स रखूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप बड़े कैपिटल के पीछे केवल जाएंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी अपने टेम्परामेंट पे वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि अभी भी मैं अपने कैपिटल सेम रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स बचे हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे और वर्क करना है। तो वो चीज़ पे मेरा फोकस रहता है। और एक जो मेजर एरिया है जो मेरा इम्प्रूवमेंट का, वो रहता है कि बड़े लॉसेस को अवॉइड करना। सो अभी तक आप देखेंगे यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से बड़े लॉसेस अभी तक मैं अवॉइड करने में कामयाब रहा हूँ। कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, मार्केट हो सकता है कि अभी वोलेटिलिटी ना शो किया हो, इसीलिए एक फोकस रहता है कि अभी जो लॉसेस रहे वो लिमिट में रहे। उसके बाद से देखते हैं कि कितना प्रॉफिट ईयर में जनरेट हो पाता है या फिर क्या अपने स्ट्रेंथ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ थोड़ा अपना जब डाटा आएगा ओवरऑल ईयर का, तो वहाँ पे हम बेटर जज कर पाएंगे, और वो चीज़ मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी। ये मेरा लॉस का एनालिसिस रहा। अगर आपको प्रॉफिट्स के जो मेरे बिगेस्ट प्रॉफिट्स रहे उसके भी एनालिसिस वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उसको भी मैं सामने लाऊं, ताकि आप वहां से कुछ स्ट्रेंथ पार्ट में भी आपको कुछ लर्निंग मिले। लेकिन इस वीडियो को लाने का यही मकसद था कि यहाँ पे कुछ जो पर्टिकुलर टाइप्स के मार्केट होते हैं जहाँ पे सारे ऑप्शन बायर्स को इनिशियली ज़्यादा लॉस होते हैं, उस चीज़ को आपके सामने रखना और वहाँ से आपको ये चीज़ सिखाना कि ऐसे मार्केट्स में हमें पहले से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है या फिर यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तभी जाके वो रिस्क डिफाइंड रहेगा और आपके लॉसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। चीज़ मैं और ऐड करना भूल गया यहाँ पे, कुछ वीक्स से मैं प्रॉपरली रेगुलर वीडियोस में नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ ट्रेड एनालिसिस के, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, और बहुत सारे फैमिली फंक्शन भी पड़ जाते हैं, शादियाँ पड़ जाती हैं, जिसके वजह से बहुत सारे अभी ट्रैवलिंग भी करना पड़ा। आज के दिन मैं यहाँ पे आया हूँ अपने सेटअप पे और फिर कल सुबह निकलना है, तो हो सकता है 5-6 दिन मैं भी ट्रेडिंग ना कर पाऊँ। और जैसे ही मैं रेगुलर होऊंगा 12 दिसंबर से, उसके बाद से आपको प्रॉपरली ट्रेड एनालिसिस के भी वीडियो मिलेंगे और प्रॉपरली जो भी लर्निंग वीडियोज़ रहेंगे शेड्यूल वो भी आते रहेंगे। सो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक प्रॉपरली एक हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे वो थोड़ा यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ है, लेकिन आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारे लर्निंग्स पार्ट अभी देखने को मिलेंगे इस वीडियो चैनल पे, और आने वाले टाइम में हम इसको और बेटर बनाते जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।